गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आव्यूह का परिवर्त। तो किसी आव्यूह ए की पंक्तियों और स्तंभों को आपस में बदलने पर प्राप्त होने वाला आव्यूह ए का परिवर्त कहलाता है। इसे ए डैश या ए टी से निरूपित करते हैं। मतलब अगर हमारे पास कोई आव्यूह ए है और उसके पंक्ति और स्तंभ यानी कि रो और कॉलम को हम आपस में इंटरचेंज कर दें तो जो नया आव्यूह बनता है उसे आव्यूह का परिवर्त कहते हैं, जिसे हम ए टी से या फिर ए से निरूपित करते हैं या उसे रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई आव्यूह ए है तो ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए आई जे एम क्रॉस एन का आव्यूह है। अब अगर हम उसका परिवर्त निकालेंगे या फिर हम उसका ट्रांसपोज करेंगे तो इसे हम ए टी या ए डैश से दर्शाएंगे, जिसे हम क्या लिख सकते हैं ए आई जे इक्वल टू एन क्रॉस एम। तो उसका जो कोटि है वो चेंज हो जाएगा। इसे हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास आव्यूह ए है, ए की वैल्यू है 3.5√3106। अब हमें इसका परिवर्त निकालना है तो परिवर्त को कैसे दर्शाएंगे ए डैश या ए टी से। आप ए डैश या ए टी किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दो या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दो। अब हम फर्स्ट रो देखते हैं। फर्स्ट रो है हमारे पास 3 और 5। तो अगर फर्स्ट रो को मैं कॉलम के फॉर्मेट में लिखूँ तो कैसे लिखूँगी 3 और 5। ऐसे ही सेकेंड रो है √3 और 1। इसको अगर मैं कॉलम के फॉर्मेट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे √3 1 और 0 और -6। इसे कॉलम के फॉर्मेट में 0 और -6 इस प्रकार लिख सकते हैं। तो ये हो गया, जितना भी रो था उसे हमने कॉलम में इंटरचेंज कर दिया। या फिर हम चाहे तो कॉलम को भी रो में इंटरचेंज कर सकते हैं, उसे भी इसी एग्जांपल से देख लेते हैं। ये हमारे पास कॉलम है 3√3 0। इसको अगर रो में लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे 3√3 और 0। वैसे ही सेकंड वाले कॉलम को अगर हम रो में लिखना चाहेंगे तो 5 1 -6। तो चाहे आप रो को कॉलम में इंटरचेंज करें या फिर आप कॉलम को रो में इंटरचेंज करें, वैल्यू वही आएगी। तो इस प्रकार किसी भी मैट्रिक्स ए है तो मैट्रिक्स ए को अगर रो और कॉलम को हम इंटरचेंज कर दें तो हमें जो नया मैट्रिक्स मिलता है उसे हम बोलते हैं आव्यूह का परिवर्त। इसे हम ए डैश या ए टी से निरूपित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये आव्यूह ए की कोटि क्या है 3×2। अब आव्यूह ए टी की कोटि क्या हो गई 2×3। तो इसीलिए यहाँ पर दर्शाया है कि अगर आव्यूह ए है उसकी कोटि m×n है तो उसका जो परिवर्त होगा उसकी कोटि n×m हो जाएगी। मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज किया ना, तो यहाँ पर जो रो की वैल्यू है वही यहाँ पर कॉलम की वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पर जो कॉलम की वैल्यू है वो यहाँ पर रो की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि हमने रो और कॉलम को इंटरचेंज किया है इसलिए इसकी कोटि भी आपस में इंटरचेंज हो गई है। नेक्स्ट हमें देखना है आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म। अब ये जो ए डैश या ए टी होते हैं इसके क्या क्या गुण होते हैं, तो इसके लिए हम देखते हैं किसी आव्यूह ए के लिए। अगर आपके पास आव्यूह ए है तो अगर आपने उस आव्यूह ए का डैश निकाला, आव्यूह ए का परिवर्त कर दिया, उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। अब ए डैश को फिर हम उसका परिवर्त निकालेंगे ए डैश डैश यानी ए डबल डैश अगर हम निकाल लेते हैं तो वो किसके बराबर होगा हमारे ए के बराबर। इसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा आव्यूह ए दिया है, इस आव्यूह ए का ए डैश निकालेंगे यानी उस आव्यूह का परिवर्त निकालेंगे तो ये आ गया। अब मैं इस ए डैश का फिर से एक बार ए डैश निकालती हूँ, ए डैश डैश निकालूंगी तो ये ए डैश का डैश यानी कि इसके रो और कॉलम को फिर इंटरचेंज कर दूँगी। तो यहाँ पर जो रो है उसको मैं कॉलम में चेंज करूँगी तो किस प्रकार लिखूँगी 3√3 0। ये जो रो है इसे कॉलम में चेंज करेंगे तो इस प्रकार लिखेंगे 5 1 -6। मतलब ये वापस से किसके जैसा हो गया ए के जैसे। मतलब ए डैश एंड डैश या फिर ए डबल डैश, इसकी जो वैल्यू होती है वो ए के बराबर होती है। नेक्स्ट, अगर हमारे पास के कोई अचर राशि है, अब उस अचर राशि का हम ए के साथ में मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका डैश निकालते हैं। और अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है उसका डैश निकालने के बाद ए डैश में अगर हम के का मल्टीप्लाई करें तो दोनों ही वैल्यू हमारी सेम होगी। इसे भी हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया है 3 5 √3 1 0 -6
उसमें हम सबसे पहले के का मल्टीप्लाई कर देते हैं। के का मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हम कोई अचर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स में, तो उसके सभी एलिमेंट्स के साथ में उस अचर का मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर हमने पर्टिकुलर कोई वैल्यू नहीं ली है, वहाँ पर के ही ले लिया है। तो इस प्रकार हमें के ए मैट्रिक्स मिलेगा। अब इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज निकालते हैं, तो उसे हम बोलेंगे के ए डैश। तो यहाँ पर ये हमारा कॉलम रो है, इस रो को हम कॉलम के फॉर्मेट में लिखेंगे 3k 5k। इस वाले रो को हम कॉलम के फॉर्मेट में लिखेंगे √3k एंड k। और इस वाले रो को अगर हम कॉलम के फॉर्मेट में लिखेंगे तो इसे हम लिखेंगे 0 - 6k। इस प्रकार तो ये वाली वैल्यू हमारी निकल गई। अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, ए डैश। तो ए तो हमारे पास है, तो इस ए का हम अगर ए डैश निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, ये हमारा रो है, इस रो को कॉलम में लिखेंगे तो 3 5, इस रो को कॉलम में लिखेंगे तो √3 1 एंड देन 0 - 6। अब ए डैश में किसका मल्टीप्लाई करना है, के का। तो ए डैश में अगर के का मल्टीप्लाई करूँगी तो वैल्यू हमें ये मिलेगी। अब दोनों वैल्यू को कंपेयर करिए, 3k 3k √3k √3k 0 0 5k 5k के -6k -6k, दोनों ही वैल्यू हमारी क्या है, सेम है। मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं के ए डैश इक्वल टू के ए डैश। मतलब अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसमें पहले अगर आप किसी राशि का इंटू कर देते हैं फिर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो वो जो वैल्यू होगी, अगर अपने पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने के बाद इस अचर राशि का गुणा करने पर वही होगा। कहने का मतलब अचर राशि का गुणा करने पर इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप पहले मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालो या ट्रांसपोज निकाल के का मल्टीप्लाई करो। नेक्स्ट हमें देखना है किन्हीं दो अनुकूलनीय आव्यूह ए और बी के लिए। अगर आपके पास दो आव्यूह ए और बी है, तो पहले अगर आप उन दोनों आव्यूह को प्लस कर देते हैं तो उनके योगफल का अगर हम ट्रांसपोज, परिवर्त को इंग्लिश में ट्रांसपोज बोलते हैं, तो अगर हम उसका ट्रांसपोज निकालें, ए डैश निकालें, या फिर जो इंडिविजुअल ए है इसका सबसे पहले ए डैश निकाल लेंगे, इसका ट्रांसपोज और इसका ट्रांसपोज, उसके बाद दोनों को हम ऐड कर दें। कहने का मतलब अगर पास दो आव्यूह है, दोनों आव्यूह को सबसे पहले आप ऐड कर दो और जो आपको उसका एडिशन मिलता है उसका ट्रांसपोज निकाल लो, या फिर दोनों का इंडिविजुअल ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, ए डैश बी डैश, और दोनों को ऐड करते हैं तो दोनों की वैल्यू आपकी सेम आएगी। वैसे ही जो सेम आपका प्लस में हुआ है जब ऐड किया है, तो वैसे मल्टीप्लिकेशन में भी होगा। ए और बी का पहले मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकाल लीजिए, या फिर बी डैश और ए डैश निकाल के फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। यहाँ पर हम ए बी डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश नहीं लिख सकते। इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि बी डैश ए डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश नहीं होता है, इसलिए ये हम नहीं लिख सकते, केवल बी डैश ए डैश ही लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका सम्मित आव्यूह। अब कोई भी आव्यूह को आप सम्मित आव्यूह कब बोलोगे, कोई भी आव्यूह को हम सम्मित आव्यूह तब कहेंगे जब उसका जो ट्रांसपोज और वो आव्यूह दोनों इक्वल हो। इसे मैं सीधा एग्जांपल से बताती हूँ। अगर मेरे पास मैट्रिक्स ए है जिसकी वैल्यू है √3 2 3 2 4 -1 3 -1 और 1, मैं इसका सबसे पहले ट्रांसपोज निकाल लेती हूँ। ट्रांसपोज निकालूंगी तो ए डैश मतलब रो है, रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिया, तो हमारे पास ये रो हो गए। इस रो को अगर मैं कॉलम में इंटरचेंज करूँगी तो कैसे बनेगा, √3 2 3, इस रो को कॉलम में इंटरचेंज करूँगी तो 2 4 -1, देन इसको अगर मैं कॉलम में इंटरचेंज करूँगी तो 3 -1 1। तो अब दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर करिए, दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब ए डैश इक्वल टू मैं क्या लिख सकती हूँ, ए। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि ए डैश इक्वल टू ए। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो कि ए डैश इक्वल टू ए, मतलब कोई मैट्रिक्स आपके पास ए है, उसका ट्रांसपोज निकाला जो कि ए डैश है और दोनों की वैल्यू क्या है भाई, सेम। तो कभी भी अगर ऐसा हो तो जो हमारे पास मैट्रिक्स ए होता है, जो गिवन मैट्रिक्स होता है, उसे हम सम्मित आव्यूह कहते हैं, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका विषम सम्मित आव्यूह। विषम सम्मित आव्यूह में भी सेम, थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा देखते हैं। अगर हमारे पास आव्यूह ए दिया है 0 E F -E 0 G -F -G एंड 0, तो अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालें, ये मैंने इसका ट्रांसपोज निकाला,
ट्रांसपोज यानी कि ये मेरा रो है, रो को मैंने कॉलम के फॉर्मेट में लिख दिया। तो अगर कभी भी रो को कॉलम के फॉर्मेट में लिखना है तो बस यही करना है, फर्स्ट वाले एलिमेंट की जगह ई, सेकंड वाला एलिमेंट एफ आपका थर्ड वाला एलिमेंट। नेक्स्ट इसे भी हम लिखेंगे तो माइनस ई ज़ीरो जी, इसे लिखेंगे तो माइनस एफ माइनस जी ज़ीरो। तो ये ट्रांसपोज हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं ये पूरे वाले वैल्यू में से अगर मैं सभी अवयव से माइनस कॉमन निकाल लूँ, अगर मैं इसमें से माइनस बाहर निकालती हूँ तो ये आपका प्लस हो जाएगा, प्लस ई प्लस एफ, और ई में माइनस नहीं था तो ये माइनस ई हो जाएगा, जी में माइनस नहीं था तो ये आपका प्लस हो जाएगा, सेम माइनस एफ माइनस जी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो वैल्यू है ये इस ए के इक्वल है, तो यहाँ पर ए डैश इक्वल टू माइनस ए लिख सकती हूँ। तो कभी भी अगर ए डैश इक्वल टू माइनस ए हो तो जो मैट्रिक्स ए आपको गिवन होता है उसे हम विषम सममित आव्यूह कहते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है लांबिक आव्यूह। लांबिक आव्यूह क्या होंगे? एक वर्ग आव्यूह ए लांबिक आव्यूह कहलाता है। कभी भी कोई आव्यूह वर्ग लांबिक आव्यूह की अगर हम बात करते हैं तो केवल वर्ग आव्यूह के लागू होता है। मतलब अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, आप उसका ट्रांसपोज निकालिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अगर आपका आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, मतलब वो जो आपका जो मैट्रिक्स ए है वो लांबिक आव्यूह है। या फिर ट्रांसपोज निकालने के बाद ट्रांसपोज और ए का मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर ऐसा करने पर भी अगर आपका आई आता है तो भी आपका आव्यूह क्या होगा? लांबिक आव्यूह। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमें और देखना है कि आव्यूह 3, 5, 1 और -1 को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। आपको कोई आव्यूह दिया है, इसे सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योगफल के रूप में दर्शाना है। तो इसे हम कैसे दर्शाएंगे? देखिए, मान लेते हैं आव्यूह ए इक्वल टू 3, 5, 1 -1। अब हम ए को किस प्रकार लिख सकते हैं? ए इक्वल टू 1/2a प्लस 1/2a, इस प्रकार लिख सकते हैं क्योंकि दोनों को प्लस करने पर मुझे a ही मिलेगा। अब मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर प्लस 1/2a डैश और माइनस 1/2a डैश, मतलब 1/2a डैश एक बार प्लस कर देती हूँ, एक बार माइनस कर देती हूँ। अब मैं इस इक्वेशन को एक साथ रखती हूँ, इस इक्वेशन को मैं एक साथ रख लेती हूँ। दोनों में से 1/2 कॉमन निकाला तो a प्लस a डैश आया। यहाँ से भी 1/2 कॉमन निकाले तो a माइनस a डैश, मतलब हम a को 1/2 a प्लस a डैश प्लस हाफ a माइनस a डैश के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब चूंकि ये थोड़ा सा लंबा दिख रहा है इक्वेशन, इसलिए मैं इसको p मान लेती हूँ और इस इक्वेशन को मैं q मान लेती हूँ। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, इस p और q की वैल्यू निकालनी है। तो p इक्वल टू, मैंने इस इक्वेशन को p माना है तो p इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ? 1/2 a प्लस a डैश। तो 1/2 तो है, a की वैल्यू आपको गिवन है 3, 5, 1 -1, a डैश की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। a डैश की वैल्यू किस प्रकार निकालेंगे? ये आपका फर्स्ट रो है, इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो 3, 5, इस रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो 1 -1, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। 1/2 का अंदर इंटू करेंगे तो 1/2 का इंटू करने पर 6/2 3, 6/2 3, 6/2 3 और -2/2 -1, तो ये हमें p मिल गया। अब हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज निकाल के देखते हैं। अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? p डैश से, और यहाँ पर ट्रांसपोज निकालना है तो रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं तो 3/3, इस वाले रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो 3 -1। अब देखिए दोनों वैल्यू सेम है क्या? हाँ सेम है दोनों वैल्यू, क्योंकि p की वैल्यू भी 3, 3, 3 -1, p डैश की वैल्यू भी 3, 3, 3 -1। मतलब जो आपका मैट्रिक्स ये है जो p, वो आपका सममित आव्यूह होगा, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं और दोनों वैल्यू इक्वल है तो जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला है वो हमारा सममित आव्यूह होता है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि p इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश सममित आव्यूह है, क्योंकि p की वैल्यू तो 1/2 a प्लस a डैश है। अब नेक्स्ट हमें सेम q के लिए q की वैल्यू निकालनी है। q की वैल्यू है 1/2 a माइनस a डैश। a और a डैश की वैल्यू तो हम पहले निकालना सीख चुके हैं, दोनों को माइनस कर देंगे और 1/2 का अंदर इंटू करेंगे तो ये वैल्यू मिल गई है। अब मैं यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकाल लूँ, ये q है मेरे पास, सबसे पहले मैं q डैश निकाल लेती हूँ। q डैश अगर मैं निकालूंगी तो वैल्यू आ जाएगी 0 -2 2 0। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लूँ तो 0 2 -2 0, ये q के बराबर ही हुआ, यानी कि q डैश इक्वल टू क्या हो गया? -q।
तो हम क्यू को क्या बोल सकते हैं कि क्यू हमारा एक विषम सममित अवयव है, बोल सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमको इक्वेशन दिया है a इक्वल टू पी प्लस क्यू, तो p की वैल्यू p की जगह रख देंगे और q की वैल्यू q की जगह रख देंगे। अगर मैं p प्लस क्यू निकालती हूँ, ये p की वैल्यू है, ये q की वैल्यू है, दोनों को प्लस किया, वैल्यू आई 3 5 1 -1। ये किसकी वैल्यू है, हमारी a की वैल्यू है। देख सकते हैं यहाँ पर a की वैल्यू है 3 5 1 -1, यानी कि p प्लस क्यू इक्वल टू क्या आ जा रहा है, हमारा a आ जा रहा है। तो हमको यही तो करना था, जो मैट्रिक्स a है उसको सममित अवयव और विषम सममित अवयव दोनों के योगफल के रूप में प्रदर्शित करना था। नेक्स्ट हमें निकालना है अवयव a इक्वल टू 1 5 6 7 के लिए सत्यापित हमें करना है। क्या सत्यापित करना है, a डैश एक सममित अवयव है एंड a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव है। मतलब आपको वैल्यू a दिया है और आपको इसको सममित अवयव प्रूफ करना है, इसे विषम सममित अवयव प्रूफ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें a डैश मैट्रिक्स तो पता होना चाहिए। सबसे पहले हम a डैश मैट्रिक्स निकाल लेते हैं। a की वैल्यू हमारे पास है, प्लस a डैश की वैल्यू ट्रांसपोज करके निकाला जा सकता है। तो 1 और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 1 5, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 6 7, दोनों को प्लस करते हैं, अवयव मिला 2 11 11 14। अब हमें इसको सममित अवयव बनाना है, उसके रूप में बताना है कि ये सममित अवयव है। तो कुछ नहीं करना है, इस अवयव का ट्रांसपोज निकाल देंगे। इसके ट्रांसपोज को किससे लिखेंगे, a डैश एक अवयव है, इसका ट्रांसपोज उसको भी डैश से लिख दिया। अब 2 11, ये आपका रो है, कॉलम के फॉर्मेट में लिखेंगे 2 11, ये भी आपका रो कॉलम के फॉर्मेट में लिखे तो 11 14। देख सकते हैं दोनों ही वैल्यू आपकी क्या है, सेम है। तो a डैश a प्लस a डैश डैश आपका a प्लस a डैश के इक्वल है, मतलब ये आपका जो अवयव है ये आपका सममित अवयव है। वैसे ही विषम सममित अवयव के लिए भी करेंगे, a माइनस a डैश निकालेंगे। तो a माइनस a डैश निकालने पर वैल्यू आई 0 -1 1 0। अब इसका क्या निकालना है हमें, परिवर्त या इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज निकाल लिए, 0 1 -1 0। अब अगर मैं इसमें से माइनस बाहर निकाल लूँ या माइनस कॉमन निकाल लूँ तो बचा क्या, 0 -1 1 0। तो ये जो मेरा वैल्यू है वो किसके बराबर है, a माइनस a डैश के बराबर है। तो a माइनस a डैश डैश इक्वल टू माइनस a डैश। तो हमारा कंडीशन क्या होता है, q इक्वल टू माइनस q होना चाहिए, या a इक्वल टू आप a डैश इक्वल टू माइनस a होना चाहिए। तो ये पूरी वैल्यू आपकी क्या है, a हो गई, और ये पूरी वैल्यू आपकी a हो गई। तो a डैश इक्वल टू माइनस a आ रहा है ना, मतलब जो आपका अवयव है a, यानी कि a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव है। हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के। जैसे अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया है 5 1/2 -1 1, तो इसका अगर आपको ट्रांसपोज निकालना है तो मान लेते हैं ये मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज निकालना है तो आप तो बोलेंगे यहाँ पर केवल एक कॉलम है, तो इस एक कॉलम को रो के फॉर्मेट में लिख दीजिए। इस कॉलम को रो के फॉर्मेट में लिखेंगे तो 5 1/2 -1, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। वैसे ये एग्जाम्पल दिया है, इसको भी हमने ए मान लिया, इसका ट्रांसपोज निकालना है तो यहाँ पर ही आपका कॉलम है, इस कॉलम को अगर रो में लिखूँगी तो 1 2, इस कॉलम को रो में लिखूँगी तो -1 3। तो ये इसका क्या हो गया, ट्रांसपोज। सेम ऐसे यहाँ पर मुझे मैट्रिक्स दिया है, इस मैट्रिक्स को ये मैंने ए मान लिया, इसका ट्रांसपोज अगर निकालूंगी तो हो जाएगा a डैश इक्वल टू, ये आपका कॉलम है, अगर इसको रो में लिखूँगी तो -1√3 2। इस कॉलम को रो में लिखना चाहूँ तो 5 5 3, इस कॉलम को रो में लिखना चाहेंगे तो 6 6 -1। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल।